चलिए तो आइए समझते हैं सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना मतलब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य किस प्रकार से निर्मित हुआ है। तो देखिए, सूर्य को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं कि सूर्य को बीच से काट देते हैं, जैसे खरबूजा को काट देते हैं और इस प्रकार से दो फाक कर देते हैं तो अंदर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं, सूरज को काट दिए बीच से और इस प्रकार से उसका भाग दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 6 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक कौन सा है, एक है क्रोड, जिसको हम लोग कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यही क्या है भाई, ये है इसका क्रोड है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं कोर। क्लियर, इसी को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये क्या है, क्रोड है यानी कोर है। क्रोड ध्यान रखिएगा, यहीं पर क्या चल रहा है, नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्रोड में ही चल रहा है नाभिकीय संलयन। क्लियर, नाभिकीय संलयन चल रहा है। संलयन, नाभिकीय संलयन कहाँ चल रहा है, क्रोड में चल रहा है। और आपको बता दूं कि इस सूरज का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो हिस्सा होता है वो क्रोड ही होता है, यानी केंद्रीय होता है। क्लियर, और उसका टेम्परेचर आपको बता दूं कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आपको बताए थे कि कोई भी तारा तभी तारा बन पाएगा, कोई भी धूलकण यानी गैसों का समूह तारा तभी बन पाएगा जब उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का होगा, तभी वो नाभिकीय संलयन स्टार्ट होगा। तो नाभिकीय संलयन कहाँ पर हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है सेंटर पर। जब नाभि का सारा हाइड्रोजन चेंज होकर के हीलियम में बदल जाएगा तब यही तारा मर जाएगा और मर करके लाल दानव, उसके बाद श्वेत बामन और उसके बाद ब्लैक बामन में चेंज हो जाएगा और जाकर के कोई ब्लैक होल में समा जाएगा। कौन, तो ये हमारा सूरज। क्लियर, तो याद रखिएगा क्रोड जो है वो नाभिकीय संलयन हो रहा है। ये सबसे भीतर का पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला जो भाग है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोड कह रहे हैं। उसके बाद है विकिरण क्षेत्र। उसके बाद क्या है, विकिरण क्षेत्र। अब देखिए, हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज हो रहा है, जिसके वजह से उष्मा की उत्पत्ति हो रहा है, उष्मा की उत्पत्ति हो रही है, ऊर्जा की उत्पत्ति हो रहा है। तो ये ऊर्जा जो होती है वो, यानी जो किरणें होती है जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो किरणें यहाँ से बाहर निकलती है। यहाँ से क्या होती है, बाहर निकलती है। बात समझ रहे हैं, यहाँ से क्या होती है, बाहर निकलती है, क्योंकि अंदर रह नहीं पाएगी, अंदर नहीं रह पाएगी, क्योंकि बार बार एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी का निर्माण हो रहा है, एनर्जी का निर्माण। तो यहाँ से जब एनर्जी का निर्माण हो रहा है तो ये क्या हो गई, ये जो है इसी विकिरण क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ती है। यही विकिरण क्षेत्र से होते हुए क्या होती है, आगे बढ़ती है। कौन, तो जो सौर के लपेटे होते हैं, जो सौर की ऊर्जा होती है, ये सारे चीज़ें जो उष्मा होती है वो सारे इस विकिरण क्षेत्र से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कौन सा क्षेत्र है, तो ये है विकिरण क्षेत्र। क्लियर, कौन सा क्षेत्र है, विकिरण क्षेत्र। और विकिरण क्षेत्र में ही पाया जाता है एक्स किरणें, ठीक है, गामा किरणें, गामा किरणें और फोटोन। और क्या, फोटोन। आपको ऊर्जा का एक बंडल होता है, कौन, फोटोन। तो फोटोन के ही रूप में तो ये विकिरण क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, विकिरण क्षेत्र से ही आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर में जो बना हुआ है ऊर्जा, जो सेंटर में जो बना हुआ है विकिरण, वो विकिरण बाहर निकलती है और बाहर निकल के विकिरण क्षेत्र में जाती है। विकिरण क्षेत्र से बाहर जाती है तो एक संवहन क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, संवहन क्षेत्र। तो संवहन क्षेत्र में क्या होता है कि संवहन क्षेत्र में सेल पाए जाते हैं। संवहन क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। और इन सेलों से होते हुए, इन सेलों से होते हुए जो ये जो ऊर्जा है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। ये ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है संवहन क्षेत्र से होते हुए। क्लियर, अब ध्यान रखिएगा, ये संवहन क्षेत्र से जब ऊर्जा निकल जाती है बाहर, ऊर्जा निकल जाती है, तो ये जो लाल रंग की पट्टी देख रहे हैं वो क्या है, तो ये है फोटोस्फीयर। क्या है, फोटोस्फीयर। क्लियर, ये है फोटोस्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश मंडल पर ये सारे के सारे ज्वाला, ये सारे के सारे जो उष्मा के जो उष्मा है वो सारे के सारे उष्मा कहाँ चले जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि परमाणुओं का जो समूह है
वो सारे के सारे कहाँ चले आते हैं? वो सारे के सारे आग के लपेटे कह दो, विकिरण कह दो, किरण कह दो, ये सारे के सारे प्रकाश मंडल में चले आते हैं। ये जो लाल रंग के देख रही है क्या है? प्रकाश मंडल। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि यहीं से एक सवाल आता है यही कि बताइए सूरज का वह हिस्सा जो हम लोग देखते हैं वो कौन है? सूरज का वह हिस्सा जो हम लोग देखते हैं, सूरज का वह यानी दिखाई देने वाला हिस्सा, ये दिखाई देने वाला हिस्सा, तो वो कौन सा हिस्सा है मेरे प्यारे भाई? तो वो है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। सूरज का वह हिस्सा जो हम लोग देखते हैं, जो हमको दिखाई देता है, वो क्या है? तो वो है क्या? फोटोस्फीयर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये तो आपको फोटोस्फीयर हो गया। अब फोटोस्फीयर में क्या होता है कि कभी कभी जब नाभिक से बहुत बड़ा माने बहुत बड़ा विस्फोट होता है, क्योंकि नाभिकीय संलयन में विस्फोट ही हो रहा है, तो जब विस्फोट होता है तो ये विस्फोट से जो आग की लपेटें होती है, परमाणुओं का जो समूह होता है, वो बहुत तेजी से विकिरण क्षेत्र को पार करते हुए संवहन क्षेत्र में जाती है और संवहन क्षेत्र से वो प्रकाश मंडल में पहुंचती है और प्रकाश मंडल से भी, ध्यान रखिएगा, प्रकाश मंडल से भी ये बाहर निकलने की कोशिश करती है। और अगर इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, इसके पास अगर बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, ध्यान रखिएगा, इसके पास अगर बहुत ज्यादा एनर्जी होता है तो ये क्या करती है? सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर जाती है। इसको ही क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। तो ध्यान रखिएगा, सौर ज्वाला जो है, सौर ज्वाला जो है वो कहां से निकलती है? प्रकाश मंडल से। सौर ज्वाला जो है वो कहां से निकलती है? प्रकाश मंडल से। और गुरुत्वाकर्षण, ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसे समझिए कि ये सूरज है, ये सूरज से कभी कभी क्या करती है कि ज्यादा एनर्जी हो जाने के कारण वो क्या करती है, ये जो इसके लपेटे हैं, आग के लपेटे हैं, वो आगे चले आती है और मान लीजिए कि ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है सूरज का, तो इसको भी पार कर जाती है और इस प्रकार से अंतरिक्ष में वो घूमने लगती है। अंतरिक्ष में क्या करती है? घूमने लगती है। अब ये घूमेगी तो क्या करेगी? किसी ना किसी से जाकर टकरा जाएगी, किसी ना किसी जगह। जो इनके बाद क्या है? सूरज के बाद क्या है? ग्रह है। सूरज के बाद क्या है? ग्रह है। सूरज के बाद ग्रह है, ध्यान रखिएगा, सूरज के बाद क्या है? ग्रह है। जैसे मान लीजिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। उसके बाद अरुण है, वरुण है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ये सारे अब इनसे किन्हीं ना किन्हीं से टकराती है। तो हम लोगों को ये दिखाई देती है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्या करती है? दिखाई देती है। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो जब ये सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी से होकर गुजरती है और वो दो जगहों पर दिखाई देती है, एक उत्तरी ध्रुव पर और एक दक्षिणी ध्रुव पर। तो अगर हमारे उत्तरी ध्रुव से जाती है, उत्तरी ध्रुव से जाती है या दक्षिणी ध्रुव से जाती है, तो हमारी वायुमंडल से टकराती है और वायुमंडल की जो हवाएं होती है, उन हवाओं से जब टकराती है ये सौर ज्वाला यानी सूर्य से निकले हुए कण, तो एक रंगीन किरण दिखाई देती है, नीले रंग का दिखाई देती है, जिसको हम लोग कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा। और जो उत्तरी ध्रुव पर होता है उसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। बोरियोलिस क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस। और जो दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरियोलिस इसको कहते हैं और इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिस। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना। अब सवाल यह आता है कि जहां से सौर ज्वाला निकलती है, जहां से सौर ज्वाला निकलती है, तो जहां से निकलेगी, ध्यान रखिएगा, जहां से निकलेगी वहां पर क्या होता है कि जहां से निकलती है वहां पर एनर्जी क्या होता है? कम जाता है। अब बताइए कि मान लीजिए कि उष्मा जहां से निकलेगी, तो जहां से उष्मा निकलेगी, जिस जगह से उष्मा निकल जाएगी वहां पर तो एनर्जी कम जाएगा, उष्मा कम जाएगा। तो उष्मा कम जाने के कारण जब हम लोग यहां से देखते हैं तो वहां काला धब्बा जैसा दिखाई देता है, काला धब्बा जैसा दिखाई देता है जहां से सौर ज्वाला निकलेगा। तो जो काला धब्बा दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर कलंक। तो सौर कलंक की घटना भी कहां घट रही है? फोटोस्फीयर पर।
अब अगर आपसे पूछे कि बताइए जो प्रकाश मंडल होता है जिसको हम लोग देखते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, ये सवाल कैको बार पूछा हुआ है कि प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस एप्रॉक्स कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, तो ये अपना सौर मंडल प्रकाश मंडल का, फोटोस्फीयर का। लेकिन अब सवाल है कि आप बता क्या रहे हो, बता ये रहे हो कि सौर ज्वाला जहां से निकलती है, जहां से सौर ज्वाला निकलती है, वो सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां का टेम्परेचर कम जाता है। तो वहां पर जो टेम्परेचर कम जाता है तो कितना कम जाता है और कितना रह जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि सौर कलंक का जो टेम्परेचर होता है वो मात्र कितना डिग्री होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। मात्र कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर घट जाता है, क्योंकि वहां से एनर्जी निकल जाती है। और आगे ध्यान रखिएगा, यहीं से एक सवाल आता है कि सौर कलंक का खोज कौन किया था, सौर कलंक का खोज कौन किया था, तो सौर कलंक का खोज जो है वो किए थे गैलीलियो। कौन किए थे, गैलीलियो। ध्यान रखिएगा, सौर कलंक का खोज कौन किए हैं, गैलीलियो किए हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं गैलीलियो, जी का मतलब समझ जाइएगा। आगे अगला जो भाग है वो है वर्णमंडल। कौन है, वर्णमंडल, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर। तो देखिएगा, जो फोटोस्फेयर है वो फोटोस्फेयर के ऊपर सूरज का वायुमंडल होता है। क्या होता है, वायुमंडल होता है। ध्यान रखिएगा, जो फोटोस्फेयर है वो फोटोस्फेयर के बाद देखो डॉट डॉट रंग के दिखाए, रेड रंग से डॉट दिखाए हैं, ये क्या है, सूरज की वायुमंडल है। सूरज की क्या है, वायुमंडल है, जिसका वायुमंडल है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमंडल या फोटोस्फेयर कहते हैं, फोटोस्फेयर कहते हैं। और उसके बाद है क्या, कोरोना या किरीट। तो ध्यान रखिएगा कि जो सूरज का वह भाग जो हम लोग को तब दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय है ना, जो भाग सूरज का जो हिस्सा हम लोगों को दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट कहते हैं। क्लियर। और इसी को क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट। किसको कहते हैं, कोरोना को कहते हैं। क्लियर। कोरोना का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में होता है। इसके वजह से अगर सूर्य ग्रहण के समय आप अगर सूर्य को देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है भाई, आपको कोरोना दिखाई देगा। और कोरोना का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आपको आँख जो है वो उसको नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए आपको पता होगा कि सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट देखने को नहीं कहा जाता है, कि आप सूर्य ग्रहण अगर लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट सूरज को ना देखिए, उसको पानी में कर करके उसका प्रतिबिंब को देखिए, ताकि आपको आँख का नुकसान ना पहुँचे। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये जो आप देखें, ये डॉट वाला, ये क्या है, क्रोमोस्फेयर। ठीक है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कोरोना है। अब यहाँ पर एक बात और छूट रहा है कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस में एक समझना है चीज को, कि सौर ज्वाला जो होते हैं वो सौर ज्वाला निकल जाते हैं तो वो किन्हीं ना किन्हीं ग्रह से टकरा जाते हैं। पृथ्वी से जब टकराती है तो या तो वो उत्तरी ध्रुव से टकराती है या तो दक्षिणी ध्रुव से। जब उत्तरी ध्रुव से टकराती है तो क्या होता है, उसको अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और जब दक्षिणी ध्रुव से टकराता है तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो हमारे पृथ्वी पर जो बेतार संचार व्यवस्था है, जो हम लोग मोबाइल हो गया, यानी बेतार यानी बिना तार का जो संचार व्यवस्था है, वो संचार व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। किसके होने से, अरोरा के होने से। अरोरा कब पैदा हो रहा है, जब सौर ज्वाला पैदा हो रहा है। और सौर ज्वाला पैदा होने के बाद क्या हो जा रहा है, सौर कलंक का निर्माण हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसे डिस्टर्ब क्यों होता है, बेतार संचार व्यवस्था है वो क्यों डिस्टर्ब होता है, तो बात वही है कि जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से जा रही होती है सौर ज्वाला तो हवा से रगड़ाता है, और जब हवा से रगड़ाता है तो सन की आवाज आता है।
सन की क्या होता है? आवाज़। अब बताइए सन की आवाज़ आएगा तो सिंपल सा बात है कि दो आदमी जब बात करेंगे और बीच से कोई सन करते हुए निकल जाएगा तो क्या आपका बात सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से ही कहा जाता है कि अरोरा को होने से क्या होता है, हमारे जो पृथ्वी का जो बेतार संचार व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और ये एक्चुअली में होता है सौर कलंक से। कैसे? सौर कलंक से, क्योंकि सौर ज्वाला उत्पन्न हुआ तो सौर कलंक ही निर्मित होता है, और सौर ज्वाला जब टकराती है तो उसको अरोरा कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? अरोरा। तो यहाँ पर एक सवाल छूट रहा है क्या कि सौर कलंक जो चक्र है, सौर कलंक चक्र, ठीक है, ये प्रकाश मंडल, ये फोटोस्फीयर का क्या है, का टेम्परेचर है, तापमान है, ध्यान रखिएगा। सौर कलंक का चक्र, सौर कलंक चक्र जिसको कहते हैं, ठीक है, सौर कलंक चक्र कितने सालों का होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके बनने और बिगड़ने में टोटल कितने साल लगते हैं? 11 वर्ष लगते हैं। एक सौर कलंक चक्र को बनने और बिगड़ने में कितने साल लगते हैं? तो इसको लग जाते हैं आपको 11 वर्ष। अब सवाल ये है कि सौर कलंक चक्र क्या होता है? सौर कलंक चक्र क्या होता है? तो देखो भाई, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का ये विषुवत रेखा है, और ये जो है मान लेते हैं कि 40 डिग्री इसकी अक्षांश रेखा है सूरज का। सूरज का अक्षांश जो है वो 40 है, वो विषुवत रेखा। तो ये विषुवत है और ये 40 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो जो सौर ज्वाला होती है वो सौर ज्वाला यहाँ से ऐसे बनते 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 वो कहाँ जाती है? 40 डिग्री अक्षांश रेखा पर, ठीक है, और वो फिर ऊपर एने से जाती है 5.5 साल में, और ओने से आ जाती है कितना साल में? तो 5.5 साल में। तो जाने और जाने और आने में उसको टोटल कितना साल लग जाता है? 11 साल। तो सौर ज्वाला जब यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर क्या पैदा होगा? सौर कलंक पैदा होगा। तो सौर कलंक धीरे 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 ऊपर जाती है, और फिर ऊपर से क्या होती है? नीचे आती है। तो एक चक्र का निर्माण हुआ कि नहीं? और ये केवल एक तरफ की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में एक सौर कलंक पूरा होने में टोटल कितना साल लगता है? 11 साल लगता है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सौर कलंक के कारण ही पृथ्वी पर की जो बेतार संचार व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि इससे संबंधित जो नोट्स है, ये पूरे चैप्टर को जो समझाए हैं उस चैप्टर से संबंधित जो नोट्स है वो नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते हैं, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो के देखने के बाद। तो आपको जो अनुभव होगा इस वीडियो से वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। करते हैं समाप्त, मिलेंगे बहुत जल्द अगले क्लास में।